अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस अगर टू अननोन वेरिएबल्स हैं तो किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है और वो किस तरीके से लिखी जाती है। जैसे कि इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो था बेसिकली लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन विद वन अननोन। अब हम बात करेंगे विद टू अननोन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इधर लिख देता हूँ कि हम क्या आज करेंगे। हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, जो कि दोनों अननोन होंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो ये क्या कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है। अब ये कोई सा भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अच्छा, अब इसी को जब आप अगर टू वेरिएबल्स में y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी एक y है वेरिएबल और एक x वेरिएबल है, तो जब आप इसको अगर आप किसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये एक तो इक्वेशन भी हो गई और साथ ही साथ ये क्या कहलाती है, पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन कहलाती है, पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है जी। अब इसको पैरामीट्रिक क्यों कहते हैं? ठीक है, एक लीनियर रिलेशनशिप डिफाइन किया जा रहा है। लीनियर क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के ऊपर जो पावर है वो वन है, तो लीनियर रिलेशनशिप है एक्स का वाई के साथ। क्योंकि एक्स क्या होता है, हमने बताया था पिछली वीडियो में, कॉस होता है, और वाई जो है वो बेसिकली क्या होता है, अफेक्ट होता है, और एक्स जो है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है, और इसी तरीके से जो वाई है आपका वो डिपेंडेंट होता है बेसिकली एक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तो सामने आपके लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब पैरामीट्रिक फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये ए और बी, बेसिकली ये दो जो आपको लफ्ज नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ये दोनों कहलाते हैं आपके, अगर मैं इसको कहूँ तो ये कहलाते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स का मकसद क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड जो डिफाइन कर रहा हो। अब पैरामीटर इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 0 इवन वॉट एवर। ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकता है। अब पैरामीटर इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, बेसिकली पैरामीटर्स हैं ये एक्स के चेंज का मैग्नीट्यूड बताने के लिए पैरामीटर लगे हुए हैं, और ए भी जो है वो इसी तरीके से उसी चीज़ को डिनोट करता है। अच्छा, मैथमेटिकली जब आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं प्योरली, तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी तो एक डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन क्या होती है? वो डेफिनेशन ये होती है कि जो पैरामीटर ए है, बेसिकली पैरामीटर ए, ये कहलाता है आपका मैथमेटिकली, अगर आप इक्वेशन लिखते हो इसमें जो ए है ये कहलाता है आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट बेसिकली जो ग्राफ आप बनाते हैं उसमें किसी भी एक्सिस से, चाहे वो वाई एक्सिस हो या वो एक्स एक्सिस हो, वहाँ से जो भी कोई पॉइंट स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ से भी कोई ग्राफ की लाइन स्टार्ट हो रही होती है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, वो आपको कहलाता है इंटरसेप्ट, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। और साथ ही साथ इसी तरीके से पैरामीटर बी, ये कहलाता है आपका इक्वेशन का स्लोप। ठीक है, यानी जैसे कि अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं और मैंने ये ग्राफ की लाइन बनाई है और इसको मैंने नाम दिया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो इसमें जो a है वो ये अमाउंट है, ये वैल्यू है, और जो x है वो बेसिकली स्लोप है। अच्छा, स्लोप क्या होता है? स्लोप कहलाता है आपका कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, आपका क्या होगा, आपका आपका कहने का कहते हैं कि आपका स्लोप होगा। और चेंज इन y ओवर चेंज इन x क्या होता है? बेसिकली स्लोप। यानी ये देखें, ये x है, बेसिकली x एक्सिस होता है यहाँ पे, यहाँ पे y एक्सिस होता है, तो ये जो आपका एक पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, चेंज इन x, और ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, चेंज इन y। इस तरीके से x की समझ लें, यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, इसको कह लें 2, और यहाँ पे भी एक x का कोई एक वैल्यू होगी जिसको हम कह लें 4, क्योंकि आगे बढ़ते जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पे आते हैं, हायर वैल्यू पे। और इस तरीके से y की भी यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, सपोज 4, और यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, सपोज 6। ठीक है,
अब चेंज बता रहे हैं, चेंज देखें क्या आ रहा है, 4 से 6 पे चले गए और 2 से 4 पे चले गए, तो चेंज इन एक्स क्या हुआ, +2 का, और यहाँ पे चेंज कितना हुआ, +2 का। तो अगर आप इधर रखें +2 और अपॉन +2 तो ये बनता है 2, यानी जो स्लोप होगा वो 2 होगा। और अगर आप इक्वेशन में देखेंगे यहाँ, तो यहाँ आपको डायरेक्ट 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, सही है, यहाँ 2 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि फॉर ईच एक्स, अगर आपको आपकी बात करी जाए कि अगर एक एक्स की बात करी जाए कि एक एक्स के चेंज होने से क्या हुआ, तो एक एक्स के जब आप चेंज होने, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये 2 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 1 जा, तो ये 1 होगा, स्लोप 2 नहीं 1 होगा, 1 यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये कि हर एक्स के चेंज होने से, हर एक यूनिट एक्स के चेंज होने से वाई कितना चेंज होगा, 1 यूनिट से चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ पे 2 यूनिट से एक्स चेंज हुआ, 2 ही यूनिट से वाई चेंज हुआ। तो ये यहाँ पे आपके स्लोप की डेफिनेशन होती है। बेसिकली छोटी सी मैंने डेफिनेशन स्लोप की बता दी है कि बेसिकली चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी चेंज इन एक्स के, चेंज इन एक्स की वजह से चेंज इन वाई कितना आएगा, वो हमने बता दिया 1, यानी अगर एक यूनिट एक्स चेंज होता है तो वाई एक यूनिट चेंज होगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा आ रहा हो तो ये आंसर यहाँ पे 1 की जगह पे 2 होता है, तो इसको मीन कि एक यूनिट ऑफ एक्स के चेंज होने से वाई 2 यूनिट चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पैरामीटर। मैथमेटिकली अगर आप देखें तो ए और बी का क्या मकसद होता है, इंटरसेप्ट और स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, और मैंने आपको एक ग्राफ भी बना के दिखा दिया। अच्छा, अब जब बात आती है कि सॉल्यूशन की, अगर किसी भी इक्वेशन को लिखने की, तो इसके लिए अब मैं थोड़ा इकोनॉमिक साइड पे आना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम इस तरह के फंक्शंस को लिखना चाहें या इस तरह के जो फंक्शंस हो हमारे पास, तो वो कौन से फंक्शन हैं, क्योंकि देखिए 2 अननोन्स है, ना एक्स पता है ना वाई पता है, यानी अगर आप कोई भी इस तरह की इक्वेशन को आप लिखते हैं, समझ लें इस तरीके से कि y इज इक्वल टू 2 + 3x, इसमें क्या है कि ना x पता है ना y पता है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, लाजमी सी बात है आपको 1 बाय 1 x की कोई ना कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, या तो कि जिसकी वजह से आपको y चेंज होता हुआ नजर आए, यानी x अगर आपने 1 रखा तो y चेंज होगा, अगर x आपने 2 रखा तो फिर y की नई वैल्यू आएगी। तो हर एक यूनिक x की वैल्यू के साथ y की यूनिक वैल्यू आएगी, लीनियर रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। तो ये आपको जो है इस तरीके से आपका एक तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को, यानी एक इक्वेशन ये हो गई और एक इसके साथ एक और इक्वेशन हो गई, तो फिर आपको इस तरह ट्रायल एंड एरर मेथड से एक एक करके नंबर नहीं डालने पड़ेंगे, फिर आप डायरेक्ट इसको इक्वेट करेंगे और आप आंसर निकाल सकते हैं। वो तरीका हम करेंगे बाद में, लेकिन हम पहले इस इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन इसकी एक कोई इकोनॉमिक मॉडल मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो कि क्या ऐसे ग्राफ किस तरीके से बन सकता है इस मॉडल से। तो वो मॉडल बेसिकली क्या कहलाएगा, वो कौन सा मॉडल हो सकता है, वो मॉडल हमारे पास है आपका बेसिकली डिमांड फंक्शन, ठीक है, डिमांड फंक्शन। अच्छा, अब डिमांड फंक्शन क्या मतलब हुआ डिमांड फंक्शन, तो देखिए मैं आपको भाई डिमांड फंक्शन इकोनॉमिक्स में ये कहता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी लोगों की अफोर्डेबिलिटी ख़त्म होती जाएगी और वो उस चीज़ को कम से कम खरीदेंगे। तो जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी उसकी क्वांटिटी डिमांड की जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी। और इसके अपोजिट देख लें वाइस वर्सा कि अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड उतनी ही बढ़ जाएगी, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये तो वो बात थी जो मैं कहना चाहूँ तो मिल सकता हूँ कि इफ प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ताकि आप इसको स्टेटमेंट को इस तरीके से ही पढ़ें कि ब्रैकेट वाला लफ्ज़ पढ़ेंगे तो फिर आगे भी ब्रैकेट वाले ही पढ़ेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीजेस या फिर ब्रैकेट में इंक्रीजेस, यानी अब आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे इफ प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। या फिर इफ प्राइस ऑफ एनी गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, ठीक है। ये तो हो गया वो स्टेटमेंट। लेकिन अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह लिखा जाए, तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि लेट सपोज इसका जो फंक्शन होगा वो बनेगा p इज इक्वल टू
कुछ भी आप कह लें, यानी इसकी कोई भी आप वैल्यू ले लें, यानी आप कुछ भी कह लें इसको, जैसे कि आप कह रहे हैं 20 माइनस 2 ठीक है। या बल्कि अगर हम इसको अभी, तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको जो लिखा है जो मैंने, ये तो आपका कहलाता है बेसिकली इनवर्स डिमांड फंक्शन। इसकी भी एक वजह है कि इसको क्यों लिखते हैं इस तरीके से, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। लेकिन अभी जो अगर ये तो मैंने लिख दिया इनवर्स डिमांड फंक्शन, लेकिन जो स्टेटमेंट उसके लिहाज से लिखा जाए तो आपको क्या नजर आ रहा है इनको पढ़ते हुए, कि प्राइस किसी भी गुड के एक वजह बन रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज करने की। तो इट मीन्स क्वांटिटी डिमांड क्या है, वो डिपेंडेंट है किस पे, प्राइस पर। प्राइस बढ़ेगा या कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। तो इसलिए इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी कि 20 माइनस 0.25 पी, लेट सपोज ये मैंने अज्यूम करके वैल्यू, यानी पी के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड चेंज। और वो क्या बोल रहे हैं कि अगर पी बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। ये इक्वेशन आपको ये क्लियरली किस तरीके से बता रही है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बता रही है। देखो, इसका जो बताने का तरीका है वो क्या है कि ये साइन आपको नजर आ रहा है वो क्या है, माइनस का साइन। इसका मतलब है कि जितना आप प्राइस को बढ़ाते रहेंगे, ये वैल्यू को आप पी की जितना इंक्रीज करते रहेंगे, उतनी ही माइनस वैल्यू क्वांटिटी में से होती रहेगी। और जितना आप इस प्राइस को कम करते रहेंगे, क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि माइनस की साइन लगेगी। प्लस की साइन लगी होती तो जितना आप प्राइस बढ़ाते हो उतना ही आपका क्वांटिटी भी बढ़ती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका वाइस वर्सा होगा, ठीक है। तो ग्राफ के लिए भी ये समझने वाली बात है कि जब आप इक्वेशन लिखें और इक्वेशन में आपको नजर आए कि माइनस का साइन है बीच में, तो इट मीन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। प्राइस का क्वांटिटी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अगर प्लस का साइन है तो पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव है तो मतलब क्या है कि जो ग्राफ का जो शेप होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। यानी जैसे जो अभी पिछला मैंने बनाया है, थोड़ा सा ऊपर जो भी मैंने बनाया, वो अपवर्ड था, ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ये डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो डिमांड के स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकली लिख के दिखा दिया कि ये डिमांड का फंक्शन इस तरीके से, आप इसकी इक्वेशन को इस तरीके लिख सकते हैं। और फिर अगेन ये क्या होगा, ये आपका कहलाएगा इंटरसेप्ट और ये क्या कहलाएगा, स्लोप। यानी पी अगर 1 यूनिट से चेंज होता है तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, 0.25, यानी क्वांटिटी 0.25 यूनिट से गिरेगी। अगर यानी से अगर प्राइस में 10 यूनिट्स का चेंज आता है, 10 रुपये से बढ़ते हैं प्राइस, तो क्वांटिटी जो है वो आपकी 2.5 यूनिट से गिर जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया स्लोप और इंटरसेप्ट की बात। अच्छा, अब आप बात आती है कि अब आप इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे। तो आप इस तरीके से करेंगे कि वन बाय वन आप इसमें वैल्यू रखेंगे और आपको एक नई क्यू की वैल्यू मिलती रहेगी। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर प्राइस इस इक्वेशन को देखते हुए अगर प्राइस 10 हो तो कितनी क्वांटिटी होगी, अगर प्राइस 20 हो जाए तो फिर कितनी क्वांटिटी होगी। कैसे बताते हैं ये देखिए मैं आपको बताता। लेट सपोज हम वर्टिकल इंटरसेप्ट निकालें, हम कोई भी एक इंटरसेप्ट निकालें। अब इंटरसेप्ट कैसे निकाल रहे हैं कि लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ आपसे कि प्राइस जो था वो जीरो है, कुछ भी प्राइस नहीं है, जीरो प्राइस है, तो फिर क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, तो क्यू इज इक्वल टू 20 माइनस 0.25, प्राइस रखे आपने जीरो, तो ये तो हो गया जीरो, 0.25 मल्टीप्लाई जीरो जीरो, 20 माइनस जीरो क्या हो गया 20। इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, क्योंकि आपका देखिए 20 मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट है ये, और आंसर भी आपका क्या है, इंटरसेप्ट के बराबर है, क्योंकि आपने इस चीज़ को तो ओमिट ही कर दिया, इस पूरी चीज़ को हटा ही दिया, तो बेसिकली इंटरसेप्ट ही बचा आपका। तो डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं कि ये इंटरसेप्ट का मकसद ये होता है कि जब दूसरी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है वो जीरो, तो आप इंटरसेप्ट कहलाता है। तो इंटरसेप्ट ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो होता है। तो ये तो हो गया क्यू इज इक्वल टू 20, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, ये हो गया आपका ये, ठीक है जी। अब अगर आप इसको ग्राफ ऊपर लेकर जा रहे हैं तो आप किस तरीके से लेके जाएंगे, यानी क्यू यही लिखते हैं आप 0.25 और इधर लिखते हैं 10 लिखने से क्या होगा कि आपकी जो क्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 17.5। आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके आप 20 लिखते हैं तो क्यू इज इक्वल टू 20.0.25 20, तो 20 लिखने से क्या होगा, आपका जो ग्राफ है उसका जो आंसर आएगा वो बेसिकली हो जाएगा 5 और क्यू इज इक्वल टू 15, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे आपकी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। तो अब आप अगर इसके ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्या होगा, आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ नजर आएगा।
अच्छा तो देखिए, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप बिल्कुल इन वैल्यूज़ को प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो मैं आपको पहले इन्वर्स डिमांड फंक्शन मैंने यहाँ लिखा था, तो मैंने बोला था कि इसकी भी एक बात है। अब ये बात क्या है मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इन्वर्स डिमांड फंक्शन हम इसको क्यों कह रहे हैं और इसको हम क्यों लिखते ही क्यों है भाई, जब ये एक चीज़ लिख दी है इक्वेशन स्टेटमेंट के साथ इनलाइन हो रही है। इस इक्वेशन को या इस तरीके से लिखने की वजह ये होती है कि बेसिकली आप हम ये जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, जो कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लिखा होता है, वो हमेशा आपका एक्स एक्सिस पर आता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पर आता है। ये मैथ्स के अंदर ग्राफ को एक रूल समझ के हम उस तरीके से ड्रॉ करते हैं ग्राफ में। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो पी को कहाँ आना चाहिए, क्योंकि पी इंडिपेंडेंट है तो उसको आना चाहिए एक्स एक्सिस पे, और क्यू को आना चाहिए वाई एक्सिस पे। लेकिन जितने भी आप इकोनॉमिक्स के ग्राफ देखते हैं वो बेसिकली इस तरीके से होते हैं कि उसके अंदर जो है तो आपका P वाई एक्सिस पे होता है और Q एक्स एक्सिस पे होता है। तो ये इसको सपोर्ट बनाते हुए कि यार ये ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, तो इस ग्राफ के हिसाब से फिर हम इक्वेशन को इस तरीके से करते हैं कि हम कहते हैं कि ये इन्वर्स डिमांड फंक्शन कहलाता है। तो इन्वर्स डिमांड फंक्शन में क्या होता है कि P आपका इस साइड पे आया था, यानी इसी इक्वेशन को आप P के लिए सॉल्व कर लेंगे तो कुछ अपोजिट के तरीके से, ये तो खैर मैंने अभी एज्यूम करी थी, तो कुछ इस तरह की शक्ल में बन जाएगी। तो क्या होगा कि अब P क्योंकि डिपेंडेंट नजर आ रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर Q है, तो Q एक्स एक्सिस पे आता हुआ ठीक लगेगा और P वाई एक्सिस पे आता हुआ ठीक लगेगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपने वैल्यूज निकाल रही हैं, तो ये वैल्यूज हम इसी तरीके से रखेंगे और हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज P जो है वो आपका इस साइड पर है और Q इस साइड पर है। आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करिएगा घर पे P के लिए, तो P को आप रखें एक साइड को और Q की तरफ सारी चीज़ें ले जाएं, तो P इज इक्वल टू कुछ एक वैल्यू आ जाएगी और फिर आप उनमें इन सारी वैल्यूज़ को रखिएगा तो आपका आंसर यही सेम है। तो इसलिए मैं यहाँ P लिख रहा हूँ और Q लिख रहा हूँ, ये मैंने बात आपको समझा दी कि P और Q हमने इस तरह क्यों लिखा कि आप इस इक्वेशन को पहले P के लिए सॉल्व कर लिएगा और फिर ये वैल्यूज़ डालेंगे तो आपके पास इसी तरीके से अगर P की 0 वैल्यू डालेंगे या Q की 20 डालेंगे तो P 0 भी आएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा वहाँ पर। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और कि ये जो इंटरसेप्ट है, अच्छा अगर आपके पास जैसे ये लिखा हुआ है, तो अब क्या हो रहा है कि अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो है ये जो इंटरसेप्ट निकला है, बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि Q जो है वो वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है और P जो है वो वाई एक्सिस पर है। इसका मतलब कि ये जो अगर आप वैसे देखें तो Q क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो ये जो इंटरसेप्ट कहलाएगा ये कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, यानी हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं, वर्टिकल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्ट कहलाएगा ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, यानी ये 20 कुछ इधर पॉइंट, ये क्वांटिटी का एक पॉइंट है, देख रहे होंगे ऐसा क्वांटिटी इज इक्वल टू 20 आ रहा है, तो बेसिकली प्राइस जीरो के ऊपर क्वांटिटी आ रही है आपकी 20, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है, वर्टिकल इंटरसेप्ट नहीं है। वर्टिकल इंटरसेप्ट कब निकलेगा, जब इसको पी के लिए सॉल्व कर लेंगे तो जो यहाँ पे ए की जगह, ए पैरामीटर की जगह जो वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट है। तो अभी तो आपने यहाँ पे लिख लिया 20, ये एक पॉइंट हो गया, फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि जब 10 प्राइस होंगे तो कितनी क्वांटिटी हो जाएगी 17.5, फिर 15 हो जाएगी, तो ये आपके पास एक पॉइंट ड्रॉ होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूँ इससे और 20 के लिए मैं थोड़ा सा और ऊपर जाऊँगा और ये ज्वाइन हो जाएगा इससे 20 से। तो अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरीके का, जो कि अगर मैं थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर दूँ तो कुछ यहाँ पे। अब ये पॉइंट की भी इंटरसेप्ट ये भी कहीं टच कर रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे क्वांटिटी जीरो और प्राइस सबसे मैक्सिमम हो, कौन सा ऐसा मैक्सिमम प्राइस होगा जहाँ क्वांटिटी कोई भी डिमांड नहीं करेगा। ये कैसे निकलेगा, आप जब इस इक्वेशन को पी के लिए सॉल्व करेंगे तो जो ए की वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करके मुझे भी बताइएगा कमेंट के अंदर भी कि ये आपकी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये डिमांड का और मैंने सारा फंक्शन आपको बता दिया किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ऐसी इक्वेशन को, वैल्यूज रख के आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंगल इक्वेशन अगर दी हुई इसमें टू अननोन है तो आपको इसी तरीके से उसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, वैल्यूज डाल के, और आप ड्रॉ कर सकते हैं पूरा ग्राफ और उसमें स्लोप भी बता सकते हैं, उसमें आप इंटरसेप्ट भी बता सकते हैं। लेकिन अगर दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए तो फिर ये एक अलग सिनेरियो होता है, इसके लिए हम फिर अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, मुझे इसका फीडबैक जरूर कमेंट में दीजिए।